आज की कहानी है जीवन संगिनी। पवित्रा को आवाज देते हुए पराग जैसे ही घर में दाखिल हुआ, शालिनी को वहां बैठा देख उसके होश उड़ गए थे। शालिनी माँ और बाबूजी के साथ बैठकर ऐसे बातें कर रही थी मानो कब से उन्हें जानती हो। पराग की आंखें पवित्रा को ढूंढ रही थी। पवित्रा वहां नजर नहीं आ रही थी। पराग ने गुस्से से शालिनी को पूछा, तुम यहाँ कैसे? यहाँ का पता तुम्हें किसने बताया? शालिनी ने कहा, बहुत दिन हुए, आप मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए आपसे मिलने आपके ऑफिस गई थी। वहाँ जाकर पता चला कि आप घर जा चुके हैं, इसीलिए आपसे मिलने यहाँ चली आई। ऑफिस से आपके घर का पता मिल गया। बधाई हो आपको। सुना है कंपनी आपको विदेश भेज रही है। शालिनी की बातों से पराग का गुस्सा और तेज हो गया था। विदेश जाने की बात वह खुद अपने परिवार को देना चाहता था। घर में सबका मुंह मीठा करवाकर वह ये खुशखबरी देगा, ऐसा सोचकर पराग ऑफिस से लौटते हुए मिठाई लेने चला गया था, जिसके कारण उसे घर आने में देर हो गई थी। शालिनी का इस तरीके से घर तक चले आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वह ऐसा कर सकती थी, इस बात का पराग को जरा भी अंदाजा नहीं था। इससे पहले कि पराग शालिनी को वहां से चले जाने के लिए कहता, पवित्रा चाय नाश्ता लेकर आ गई थी। उसने पराग से कहा, अरे आपने शालिनी जी के बारे में कभी बताया नहीं कि ये आपके पुराने ऑफिस में आपकी सहायक थीं। पराग समझ गया था कि शालिनी ने अपना यही परिचय दिया होगा। उसने पवित्रा से कहा, हाँ कभी मौका ही नहीं मिला, पर तुम ये सब छोड़ो और अपना मुंह मीठा करो। पवित्रा ने कहा, मुंह मीठा किस खुशी में? पराग ने कहा, बताता हूँ। उसने माँ व बाबूजी के पैर छुए, फिर बताया कि कंपनी ने उसके काम से खुश होकर उसे प्रमोशन पर विदेश भेजने का निर्णय लिया है। पवित्रा ने कहा, यह तो बहुत ही खुशी की बात है और आप इस तरह से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहें। बाबूजी ने पराग से पूछा, कितने दिनों के लिए जाना है बेटा? पराग ने कहा, मुझे एक नए प्रोजेक्ट के साथ वहां भेजा जा रहा है। जब तक वह पूरा नहीं होता वापस आना नहीं होगा। माँ जी ने कहा, ऐसी बात है तो तू बहू और अवनी भी तेरे साथ जाएंगे। इतने दिन ये दोनों तेरे बिना कैसे रहेंगी? शालिनी ये सब सुनकर अंदर अंदर बेचैन हो रही थी। पवित्रा ने सबको टोकते हुए कहा, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। शालिनी जी पहली बार हमारे घर आई हैं, इनको चाय नाश्ता तो करने दो। पवित्रा ने ऐसा कहा तो शालिनी जाने के लिए उठ खड़ी हुई और बोली, नहीं फिर कभी, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर पहुँचने में देर होगी। पवित्रा ने शालिनी का हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा दिया और कहा, आप पहली बार हमारे घर आई हैं, मैं बिना कुछ खाए पिए आपको जाने नहीं दूंगी। चिंता मत करिए, पराग आपको घर छोड़ाएंगे। चाय नाश्ता होने के बाद पवित्रा के कहने पर पराग शालिनी को छोड़ने चला गया था। शालिनी के जाते ही माँ जी ने पवित्रा से कहा, बहू मुझे ये शालिनी कुछ ठीक नहीं लगी। देखा नहीं तुमने पराग से कैसे बातें कर रही थी? पवित्रा ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं माँ जी, मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। दोनों ने काफी समय साथ में काम किया है, इसीलिए दोस्ती जैसा रिश्ता तो बन ही जाता है। माँ जी ने पवित्रा से कहा, तुझे आज तक किसी में कोई बुराई दिखी है जो इस शालिनी में दिखेगी? शालिनी को घर छोड़कर आने के बाद पराग थोड़ा परेशान सा लग रहा था। वह सीधे अपने कमरे में चला गया था। पवित्रा खाना खाने के लिए उसे बुलाने गई तो देखा पराग अपने कमरे की दीवार पर लगी पवित्रा और अवनी की तस्वीर को बड़े ध्यान से निहार रहा था। पवित्रा ने पीछे से आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, क्या देख रहे हैं इतने ध्यान से? चलिए खाना खा लीजिए। पराग ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उससे पूछा, पवित्रा सच बताओ, अगर मेरे से कभी कोई गलती हो गई तो क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? पवित्रा ने हंसते हुए कहा, नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती और आप मुझे चिढ़ाने के लिए यही सवाल बार बार पूछते हैं। आप चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। पवित्रा के जाने के बाद पराग सोचने लगा, पवित्रा मेरे ऊपर कितना अटूट विश्वास करती है। मेरी इतनी बड़ी भूल को पवित्रा स्वीकार नहीं कर पाएगी। उसे जिस दिन भी पता चलेगा उसके विश्वास की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। वह पूरी तरह से टूट जाएगी। अपनी इस भूल का सुधार मैं कैसे कर पाऊंगा? पता नहीं। थोड़ी देर बाद पराग
फ्रेश होकर खाने की टेबल पर आकर बैठ गया था। उसने पवित्रा से पूछा, तुमने खाना खाया? पवित्रा ने कहा, 18 वर्षों में आपको खिलाए बिना मैंने कभी खाया है जो आज खा लूंगी। उसने खाने की थाली परोस कर पराग के सामने रख दी थी। थाली देखकर पराग ने कहा, अरे वाह, मेरी पसंद की चावल की खीर और पूड़ी। पर किस खुशी में? पवित्रा ने कहा, आपकी सफलता की खुशी में। विदेश जाकर काम करने का सपना आप कितने सालों से देख रहे थे। पराग ने पवित्रा से कहा, तुम सच में मुझे कितने अच्छे से समझती हो। मेरे बिना कहे ही मेरे मन की हर बात को महसूस कर लेना जैसे तुम्हारी आदत बन गई है। न जाने क्यों, पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम सच में बहुत ही खास हो पवित्रा। तुमने सही माने में मेरी जिंदगी को रोशन किया है। कितनी बातों के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? पवित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बस भी करिए। अपनी तारीफों से ही मेरा पेट भरने का इरादा है क्या? पराग ने कहा, तुम बैठो, आज मैं अपने हाथों से तुम्हारी थाली परोसता हूँ। पवित्रा ने चुटकी लेते हुए कहा, फिर तो खीर की मिठास और बढ़ जाएगी। माँ और बाबूजी बेटे बहू की इस हंसी ठिठोली को दूर से देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। अगले दिन पराग ऑफिस से लौटा तो उसने देखा घर में माँ, बाबूजी और पवित्रा के बीच में बहस छिड़ी थी। पराग की इच्छा थी कि पवित्रा और अवनी भी उसके साथ विदेश जाएं, और पराग की इच्छा देखकर माँ बाबूजी भी इस बात की जिद किए बैठे थे। पर पवित्रा ने जाने से साफ इनकार कर दिया था। पराग ने प्रस्ताव रखा था कि माँ बाबूजी के लिए फुल टाइम केयर टेकर रख देंगे। माँ बाबूजी को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। पर पवित्रा ने इस बात का पूरा विरोध करते हुए पराग से कहा था कि इस उम्र में माँ बाबूजी की जिम्मेदारी मैं किसी और के हाथों में नहीं सौंप सकती। बाबूजी की तबीयत अक्सर ऊपर नीचे होती रहती है। अवनी की पढ़ाई भी बीच में छोड़कर जाना सही नहीं है, और आपके वापस लौटने का कोई समय भी निर्धारित नहीं है। इसीलिए आप अपने जाने की तैयारी कीजिए। मैं और अवनी यहीं रहेंगे माँ बाबूजी के साथ, और अब इस बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। ऐसा कहकर पवित्रा ने सबको चुप करवा दिया था। माँ बाबूजी मन ही मन सोच कर खुश हो रहे थे कि आज के ज़माने में पवित्रा के जैसी बहू मिलना उनके किसी अच्छे काम का ही फल होगा। पराग के जाने का समय नज़दीक आ रहा था। पवित्रा उसके जाने की तैयारी में ही जुटी थी। पराग के साथ रखने के लिए उसने बहुत सा नाश्ता घर पर ही बनाकर तैयार कर दिया था, और बार बार पराग से कह रही थी, मुझे तो आपके खाने पीने की चिंता लगी रहेगी। देखते ही देखते पराग के जाने का दिन आ गया था। पराग ने माँ बाबूजी का आशीर्वाद लिया, अवनी को गले से लगाया और पवित्रा से अपना और सबका ख्याल रखने के लिए कहा, और उसकी चिंता न करने की हिदायत भी दी। पराग के जाने के बाद घर का माहौल एकदम शांत हो चुका था। अवनी भी मुंह उतार के बैठी थी। माँ बाबूजी का मन भी बहुत उदास था। बुढ़ापे में बेटे को खुद से दूर करना किसी भी माता पिता के लिए दिल पर पत्थर रखने जैसा होता है। दुख तो पवित्रा को भी था। शादी के इतने सालों में यह पहला अवसर था जब वह पराग से इतने समय के लिए दूर हुई थी। माँ बाबूजी का सोचकर उसने पराग के साथ जाने से इनकार तो कर दिया था, पर अपनी पीड़ा वह किसी से कह भी नहीं सकती थी। घर का माहौल ठीक करने के लिए पवित्रा ने ऐलान कर दिया था कि आज रात को डिनर के बाद हम सब आइसक्रीम खाने बाहर जाएंगे। कोई बहाना नहीं बनाएगा। रात को बाहर से आने के बाद सबका मूड थोड़ा ठीक हो गया था। अगले दिन पराग का फ़ोन भी आ गया था कि वह खैरियत से पहुंच गया है। माँ बाबूजी को तसल्ली हो गई थी। पराग के जाने के लगभग 2 महीने बाद अचानक एक दिन पवित्रा को फ़ोन आया, और वह किसी को बिना कुछ बताए भागती हुई घर से निकल गई थी। पवित्रा को जाकर काफ़ी समय बीत चुका था। बाबूजी दरवाजे पर ही कुर्सी डालकर बैठ गए थे और उसकी राह देख रहे थे। लगभग 3 घंटे बाद अचानक एक टैक्सी घर के सामने आकर रुकी। पवित्रा घर आ चुकी थी। बाबूजी ने उसके अंदर आने की प्रतीक्षा नहीं की थी और उससे पूछा, कहाँ चली गई थी बेटा? चिंता के कारण तेरी सास का बुरा हाल है। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है बाबूजी। पवित्रा बहुत ही संक्षिप्त जवाब देकर सीधे अपने कमरे में चली गई। रात के खाने के बाद उसने माँ जी से कहा, कल मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ेगा, थोड़ा समय लग सकता है। मैं खाना बना कर जाऊंगी, आप लोग खा लेना।
अवनी को भी मैंने समझा दिया है। इतना बोलकर वह अपने कमरे में जाने लगी तो माँ जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और अपने पास बैठाकर उससे बोली, क्या बात है बेटा, ऐसी कौन सी परेशानी है जिसने तेरे चेहरे का रंग उड़ा दिया है? सुबह भी तूने कुछ नहीं बताया। बोलने बताने से मन हल्का हो जाता है बेटा, और समस्या का समाधान भी निकल आता है। पवित्रा ने कहा, ऐसा ज़रूरी नहीं है माँ जी। कुछ समस्याओं का ना तो कोई अंत होता है और ना ही उनका कोई हल होता है। वे जीवन पर्यंत हमारे साथ ही रहती हैं। रात बहुत हो गई है, आप सो जाओ। अपने कमरे में आकर पवित्रा लेट गई थी, पर आज की रात काटना उसके लिए कितना भारी था ये किसी को नहीं पता था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जीवन में कभी इस तरह की स्थिति का सामना भी करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर उसने सबके लिए नाश्ता और खाना बनाकर तैयार कर दिया था। घर से निकलने के पहले वह माँ बाबूजी के पास गई, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोली, मेरे पीछे अगर पराग का फ़ोन आए तो उनसे कुछ मत कहिएगा। पवित्रा के जाने के बाद माँ बाबूजी सोच रहे थे, इतने सालों में पवित्रा को कभी इतना परेशान नहीं देखा। आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है जो पवित्रा किसी को नहीं बताना चाहती थी। रात को पवित्रा घर लौटी तो वह अकेली नहीं थी, उसके साथ 11-12 साल का एक लड़का भी था। माँ जी ने उसको देखते ही पवित्रा से सवाल किया, यह किसका बच्चा है? बहुत ही प्यारा बच्चा है। इसको देखते ही ऐसा लगा मानो पराग का बचपन लौट आया हो। माँ जी के इन शब्दों ने पवित्रा के कानों में जैसे जहर घोल दिया था। उसने माँ जी से कहा, ये मयंक है, मेरी एक बहुत ही खास सहेली का बेटा है जो अब इस दुनिया में नहीं है, और मरते समय इसकी जिम्मेदारी वह मुझे सौंप गई है। मयंक अब हमारे साथ ही रहेगा। माँ जी ने पूछा, और इसके पिता? पवित्रा ने कहा, इसके पिता कोई गैर जिम्मेदार इंसान ही होंगे जिन्होंने इससे मुंह मोड़ लिया। माँ जी ने पवित्रा से कहा, पर बेटा, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार पराग की राय ले लेती तो अच्छा होता। अगर उसे कोई ऐतराज़ हुआ तो? पवित्रा ने कहा, क्यों माँ जी, क्या मेरा इस घर पर कोई अधिकार नहीं है? मैं अपनी मर्जी से कोई निर्णय नहीं ले सकती। पराग से अभी इस बारे में बात करना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। उनके वापस आ जाने के बाद मैं उनसे बात करूँगी। पवित्रा ने बात जारी रखी, अगर आपको और बाबूजी को मयंक के यहाँ रहने से कोई एतराज़ हो तो कह दीजिए। माँ जी ने पवित्रा से कहा, कैसी बात कर रही है बेटा, हमें पता है कि तू कभी कोई गलत फैसला नहीं लेगी। पवित्रा ने मयंक का दाखिला अवनी के स्कूल में ही करवा दिया था। मयंक के आने से घर का वातावरण बदल चुका था। माँ और बाबूजी का समय दोनों बच्चों के साथ बहुत अच्छा गुजर रहा था। बाबूजी की तबीयत में भी काफ़ी सुधार आ गया था। लेकिन इस सब के बीच में पवित्रा की खामोशी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। अब उसे सिर्फ पराग के वापस आने का इंतजार था। समय अपनी गति से भाग रहा था। अवनी और मयंक युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे। पूरे 7 वर्षों बाद पराग आज घर वापस लौट रहा था। माँ और बाबूजी की खुशी का ठिकाना नहीं था। अवनी भी अपने पिता से मिलने के लिए उतावली थी, लेकिन पवित्रा के चेहरे पर उत्साह और खुशी की जगह अनगिनत सवालों की छाप थी। पिता के इंतजार में बैठी अवनी दरवाजे की घंटी बजते ही झट से उठकर दरवाजा खोलने के लिए भागने ही वाली थी कि पवित्रा ने उसे रोक लिया और कहा, तुम अपने कमरे में जाओ और जब तक मैं न बुलाऊं तुम और मयंक बाहर मत आना। पवित्रा के इस बर्ताव से माँ और बाबूजी को आने वाले किसी तूफान की आशंका हो रही थी। पवित्रा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने पराग को खड़ा देख उसकी आंखों में गुस्से का उबाल आ गया था, पर उसने खुद को संभाल लिया था। पराग ने उसे देखते ही अपनी बाहें फैला ली थी, जिसे पवित्रा ने जानबूझकर अनदेखा कर दिया था। पवित्रा दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई थी। पराग अपना सामान लेकर अंदर आया तो माँ और बाबूजी उठ खड़े हुए। इतने सालों बाद बेटे से मिलने की खुशी आंसू बनकर उनकी आंखों से बह रही थी। माँ बाबूजी से मिलने के बाद पराग ने पवित्रा से पूछा, अवनी कहीं नजर नहीं आ रही? तुमने उसे बताया नहीं कि मैं आज आने वाला हूँ? कहाँ चली गई वह? पवित्रा ने कहा, वह अपने कमरे में है। पराग अवनी से मिलने के लिए उसके कमरे की ओर बढ़ा ही था कि पवित्रा ने उससे कहा, रुक जाइए, पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
पराग ने कहा, ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जिसके लिए तुम मुझे अपनी बेटी से मिलने से रोक रही हो? पवित्रा ने कहा, आपके लिए तो 7 साल पहले भी यह बात ज़रूरी नहीं थी, इसीलिए तो अपनी गलतियों से मुंह छिपाकर भाग गए थे। माँ जी ने पवित्रा को चिल्लाते हुए कहा, बहू, इतने साल बाद तेरा पति घर लौटा है, ये क्या तरीका है उससे बात करने का? पवित्रा ने कहा, फिर आप ही पूछिए अपने बेटे से, आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि इन्हें ऑफिस में अपनी सिफारिश करके घूस देकर विदेश जाने का अवसर हासिल करना पड़ा? कौन सा प्रोजेक्ट 7 वर्षों तक चलता है? क्यों इन 7 वर्षों में ये एक बार भी हमसे मिलने नहीं आए? पूछिए माँ जी। बाबूजी, आप पूछिए, शायद आपको सच बता दे आपका आदर्श बेटा। पवित्रा ने आज सारी मर्यादा को किनारे कर दिया था। उसने माँ बाबूजी से कहा, आपका बेटा अपनी काबिलियत पर विदेश नहीं गया था, अपनी गलती से पीछा छुड़ाने के लिए गया था, और उस गलती का नाम है शालिनी। पवित्रा ने माँ जी से कहा, उस दिन जो फोन आया था और मैं आप लोगों को बिना कुछ बताए घर से चली गई थी, वह शालिनी का ही फोन था। अस्पताल में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी वह। अपने बेटे की फिक्र ने उसे मजबूर कर दिया था मुझे फोन करके बुलाने के लिए। मरने से पहले उसने पराग और अपने रिश्ते की सारी सच्चाई मुझे बताकर मुझसे माफ़ी मांगी, और उसी ने मुझे बताया कि कैसे पराग ने अपने ऑफिस के एक सहयोगी को मिलने वाला विदेश जाने का अवसर पैसे खिलाकर अपने नाम करवा लिया था। मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए उसने अपनी आखिरी इच्छा रखी थी कि मयंक को उसके पिता का नाम और साथ मिल जाए। मयंक मेरी किसी सहेली का बेटा नहीं है, वह पराग और शालिनी के रिश्ते की निशानी है। आपको याद है माँ जी, मयंक को पहली बार देखकर आपने क्या कहा था? मयंक को देखकर आपको पराग का बचपन याद आ गया। आपके वो शब्द हर पल मेरे कानों में गूंजते रहते थे। पिछले 7 वर्षों से जिस दर्द और पीड़ा से मैं गुजरी हूँ, उसकी चुभन सिर्फ मैंने महसूस की है। मैं खुद जलती रही, पर आपके और बाबूजी की नज़रों में मैंने पराग को गिरने नहीं दिया। अवनी के लिए उसके पिता का मान सम्मान कम नहीं होने दिया। माँ और बाबूजी ये सब सुनकर पवित्रा के दर्द को महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। पराग एक अपराधी की तरह निशब्द होकर पवित्रा के सामने बेबस खड़ा था। पवित्रा और अवनी और मयंक को उनके पिता से मिलवाने के लिए बुलाने जा रही थी, और सोच रही थी कि शादी के बाद विदाई के वक्त माँ ने ये समझाया था कि जीवन संगिनी का सफ़र बहुत कठिन होता है, पर यह बताना भूल गई कि इस सफ़र में धोखे भी मिलेंगे और जहर के घूंट भी पीने पड़ेंगे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।